वेलकम टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर पॉडकास्ट। और आज के मेरे शो पर गेस्ट हैं डॉक्टर वासु भारद्वाज। आज के इस पॉडकास्ट पर हमने बात की इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, जनरल न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में, और कैसे एक बिजी शेड्यूल में हम अपने डाइट और वर्कआउट को प्रायोरिटी दे सकते हैं और कैसे उससे बेनिफिट कर सकते हैं। और भी हमने कुछ और स्पेशल चीज़ों के बारे में बात की जो कि आपको पॉडकास्ट सुनने पे पता चलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही बोलूँगा कि आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू फॉर योर क्लियरिंग योर एमसीआई। थैंक यू। काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होता है एक। हाँ, थैंक यू। इस बार थोड़ा डिफिकल्ट भी पेपर आया था, हम्म। तो मैं भी प्री यूनी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आने वाले हैं। अभी तो है, 2 महीना है। हाँ, तो बस तैयारी शुरू हो गई होगी। हाँ, वो तो करनी पड़ेगी सेकेंड प्रोफेस। सेकंड प्रॉप वाज द वर्स्ट। वही काफ़ी हेक्टिक है। हम्म माय लीस्ट फेवरेट प्रॉप, सेकंड प्रॉप। हाँ, इट्स बल्कि काफ़ी है ना, लाइक मतलब एक तो सब्जेक्ट्स काफ़ी ड्राई से हैं। माइक्रो स्पेशली। मेरे को तो वो पैथो नहीं जमा जाना, लाइक माइक्रो मेरे को फिर भी ठीक लगता है। पैथो इज स्टिल इंटरेस्टिंग, माइक्रो इज जस्ट बस रटते रहना होता है। वो तो है। सो लाइक आपका जैसे अभी आपका जैसे एग्जाम्स वगैरह भी पूरा चल रहा था, तो आई थिंक आपका जो रेजीम होगा, पूरा जो एक फिटनेस रेजीम आप फॉलो कर रहे थे ओवरऑल, तो वो थोड़ा हम्म सा डिस्टर्ब हुआ होगा। तो काफी डिस्टर्ब हुआ था इस बार तो। हम्म मेनली एग्जाम्स में तो यही, मतलब पिछले साल तो मैंने यही सीखा है कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू द जर्नी ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तो यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग फ्रॉम द स्टार्ट। हाँ हाँ हाँ। शुरू से अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो एंडिंग में प्रेशर कम पड़ेगा। उसके हम्म उस तो आप उसको साथ में बैलेंस कर सकते हो। इवन हम्म इफ अगर स्टार्टिंग से आप एक एक घंटे ही शुरू में बस रोज पढ़ रहे हो, एक एक घंटे, उसी से बहुत फर्क पड़ जाता है। एक शेड्यूल मेंटेन करके स्टार्टिंग से रखने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि डेफिनेटली। अगर अगर फिटनेस वगैरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी है, तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको एक सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। और तो उसके लिए अगर आप स्टार्टिंग से शेड्यूल मेंटेन करके रखोगे तो एंडिंग में आपके ऊपर लोड भी उतना कम पड़ेगा और आप अपना उसको साथ में बैलेंस कर सकते हो। और और मील प्रेपिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स में, क्योंकि बेसिक इट ऑल कम्स डाउन टू टाइम सेविंग। जितना एफिशिएंटली तुम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो एग्जाम टाइम में, उतना सही रहेगा। तो मील प्रेपिंग में, इवन इफ यू आर नॉट मील प्रेपिंग योर होल मील्स, तो सिर्फ अगर अपना प्रोटीन कंपोनेंट जो अपने मील्स का है वो आप अगर उसको प्रेप करके फ्रीज कर लो, हम्म और साथ में अगर ऐसी रेसिपीज चूज करो जो सिर्फ 15-20 मिनट्स ही लगे, तो इसमें हम्म क्या होता है कि टाइम तो कम लगता ही है, ऊपर से आप इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि पूरे दिन आप अगर पढ़ रहे हो तो वो जो कुकिंग वाला टाइम होता है वो एक सॉर्ट ऑफ मेंटल ब्रेक मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो काफ़ी ज़रूरी है, लाइक जो कुकिंग टाइम ही मेनली जाता है, जिस वजह से काफ़ी लोग डिस्करेज हो जाते हैं मील प्रेप से, लाइक मील हाँ प्रेप नहीं, लाइक प्रिपेयर करने में मील्स अपने। हाँ, तो उसको भी पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, ऐसे कि आप उसको उस मतलब उसमें आप अपने गाने वाने चलाओ, अपना माइंड रिफ्रेश करो। खाना हम्म। 15-20 मिनट्स का ब्रेक हो जाता है, माइंड रिफ्रेश, फिर खाना खा के दोबारा पढ़ सकते हो। हाँ और ऐसे हाँ भी हाँ। कि अगर जिम जिम जाना है, रोज जाना है आपको, तो आप जिम जाने के टाइम को भी एक लैंडमार्क की तरह सेट कर सकते हो कि अगर मुझे 5 बजे जिम जाना है तो मैं उस टाइम तक इतने टॉपिक्स खत्म करके रखूंगा, तो क्योंकि मुझे जिम जाना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो। हाँ हाँ। उतने टाइम तक इतना कोर्स। नहीं तो ऐसे भी होता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता दिन में करने के लिए, तो वो हम्म जो चीज़ें आप जल्दी कर सकते हो उसमें और ज़्यादा टाइम भी लगता रहता है। जैसे जो चीज़ आप 5 बजे तक खत्म कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहते हो, फिर वो करके रखे 9 बज जाते हैं। बट अगर पता है आपको कि 5 बजे जिम जाना है मुझे, तो आप उसको मतलब जल्दी जल्दी करते हो खत्म। फिर जिम से मतलब आके ये भी होता है कि अगर जिम गए वहां पे आपने जो भी एक्सरसाइज की उससे दोबारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आके आप और पढ़ सकते हो। तो बेसिकली डबल प्रोडक्टिविटी हो जाती है, आप अपने फिटनेस पे भी काम कर रहे होते हो और पढ़ाई में भी डबल प्रोडक्टिविटी हो जाती है, ज्यादा पढ़ पाते हो। लाइक इट्स लाइक कि मतलब जो क्या बोलना चाहिए एक तरह से,
मतलब एक अपने लिए एक शेड्यूल बनाना बेसिकली, एंड उसके साथ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना टाइम टू टाइम। जैसे हम्म। अगर गोल सेट करना, बेसिकली एक शॉर्ट टर्म गोल्स पे वर्क करते जाना। हाँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि हम मतलब दो तीन चीजें साथ साथ में करने से यही फायदा होता है कि अगर आप एक चीज में आप थोड़ा सैचुरेट हो गए हो तो आप दूसरी चीज करो, तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा वो पहली चीज से। जैसे पढ़ाई के टाइम भी बोलते हैं ना कि एक सब्जेक्ट से माइंड थक गया तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। हम्म। वैसे ही अगर पढ़ पढ़ के थक गए हो, सैचुरेट हो गया, तो तुम वर्कआउट कर लो। वर्कआउट करने से तुम फिर उधर भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, इधर भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से पढ़ाई भी बेटर हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होती है पढ़ाई, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट, सबका अलग अलग होता है, मेरे लिए तो ब्लैक कॉफ़ी बहुत काम रहती है एग्जाम्स के टाइम में, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है ब्लैक कॉफ़ी पी के। स्पेशली अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ और सुबह के टाइम में ज़्यादा खाता नहीं, तो जैसे हम्म। लोगों को बिना बिना कुछ खाए कॉफ़ी पीने से एसिडिटी हो जाती है, लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरा हाँ हाँ, कंसंट्रेशन लेवल और स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है उससे। वो तो है कि ब्लैक कॉफ़ी से काफ़ी हेल्प तो मिलता है। इनफैक्ट वर्कआउट्स में भी काफ़ी फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, एंड इवन वो जो स्लीप जो होता है ना, नींद आती रहती है बार बार थोड़ी थोड़ी देर में, स्पेशली आफ्टर वर्कआउट्स कभी कभी फील होता है ऐसा। हाँ हाँ हाँ, कॉफ़ी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्रोडक्टिविटी के अलावा भी। मतलब मेंटल डिक्लाइन डिले करता है वो ह्यूमंस में। हम्म। और अराउंड आई थिंक 300-400 mg तक आई गेस, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, मेजर साइड इफेक्ट्स आप कंज्यूम कर सकते हो दिन में। अच्छा अच्छा, तो अच्छा है। हम्म, तो ये सब चीज़ें काफ़ी काम आती है। ऊपर से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मेरे लिए तो काफ़ी काम आई, क्योंकि उसमें यही होता है कि टाइम बचता है, सब कुछ एग्जाम टाइम में वही उसी पे आ जाता है। टाइम यूटिलाइजेशन कितना तुम अच्छे से कर सकते हो। ओके, तो लाइक जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अभी बता रहे हो, तो लाइक इसको, लाइक क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं इसके, लाइक लाइक आप एक बार इसको एक्सप्लेन अगर करेंगे, लाइक किस टाइप से वर्क करता है एंड हाउ इट इज मोर बेनिफिशियल, और हाउ इट कैन वर्क फॉर एवरीवन। मतलब इट कैन नॉट वर्क फॉर एवरीवन, क्योंकि हर हम्म। चीज, हर बंदा अलग होता है। किसी के लिए कुछ काम करेगा, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए इंटरमीडिएट, किसी के लिए कोई टाइप ऑफ डाइट, वो सब खुद सबको ट्राई करके ही पता चलेगा। मेरे लिए हाँ। ये काम इसलिए करता है, और ये उन लोगों के लिए काम करेगा जिन जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी होता है, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता ये सब अपने खाने पे ध्यान देने का। हम्म। उनके लिए काफी से बेसिकली इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, यू फास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ईट इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम का फास्ट करते हैं। जैसे इसमें तीन टाइप के अलग अलग मानते हैं कि एक ऑल्टरनेट डे फास्टिंग होती है, पीरियोडिक फास्टिंग होती है, और डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग होती है, जो मैं करता हूँ और काफ़ी कॉमन है। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में ये हो जाएगा कि आज अगर हम फास्ट कर रहे हैं तो कल हम नॉर्मल जैसे खाना खाते हैं वो खाएंगे, फिर हम एक दिन फास्ट करेंगे, फिर नॉर्मल खाना खाएंगे। पीरियोडिक फास्टिंग में ऐसे होता है कि आज हम मे बी 500 कैलोरीज कम खाएंगे और कल नॉर्मल खाएंगे। और डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग में होता है कि आप डे को, एवरी डे को एक पार्ट में डिवाइड कर देते हो, लाइक सिक्स, इसमें दो तीन अलग अलग होते हैं, लाइक 16:8, 20:4। बेसिकली इसमें जो सबसे कॉमन है और जो मैं भी करता था वो था 16:8। तो वो इसमें 16 आवर्स का फास्ट होता है, और 8 आवर्स की विंडो में आप जितना आपको रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हो आपकी, मतलब जो मेंटेनेंस कह लीजिए या जो भी आप डेफिसिट पे हो, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उस 8 आवर की विंडो पीरियड में खाते हो। ओके तो ओके, सो मैं इट्स लाइक मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, लाइक 24/0 हो गया, मतलब आप अपने हिसाब से योर कन्वीनियंस। 24/0 में तो फिर 24 आवर फास्ट तो मतलब फिर कुछ भी नहीं हुआ ना, खाना कब खाएंगे। लाइक आई ट्वेंटी थिंक वो ट्वेंटी अल्टरनेट डे। इज टू फोर हाँ, 20:4, मतलब 20 आवर्स का फास्ट और 4 आवर विंडो पीरियड में खाना खाते हो। हम्म। अच्छा, एंड वो जो अल्टरनेट डे फास्टिंग था, फिर वो कैसे रहता है, लाइक उसको तो नहीं ऑल्टरनेट, बोलते, आई हैड अ डाउट वो। नहीं उसमें भी ऐसे होता है, जैसे हम आज पूरे डे फास्ट किया, फिर कल हमने जैसे हम नॉर्मल खाना खाते हैं वैसे ही खाना खाया, फिर हम्म। अगले दिन फास्ट किया। ये ऐसे अलग अलग इसके सबसेट्स है, जो जैसे जिसको सही लगता है वो वैसे कर सकता है, जैसे जिस मतलब जो कंफर्टेबल है जैसे कर सकता है। मोस्ट कॉमनली लोग 16:8 ही करते हैं। और 16:8 लगता है ऐसे ज्यादा है कि 16 आवर्स फास्ट हो नहीं सकता, बट बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज स्किप द ब्रेकफास्ट, क्योंकि 8 आवर्स तो हम सो ही रहे होते हैं। कुछ हाँ कुछ हाँ, लोग वो 10 घंटे भी सोते हैं, और अभी तो बहुत सो ही रहे हैं सब क्वारंटीन में। हम्म। और जैसे
मेरा जब कॉलेज चल रहा था तो सुबह कॉलेज जाना होता था, तो और फास्टिंग में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप मतलब 50 कैलोरीज के अंदर खाते हो तो योर बॉडी रिमेन्स इन द फास्टिंग स्टेट। तो मैं भी हम्म उस फास्टिंग स्टेट में सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता था। और इसमें हम्म मतलब आप ब्लैक कॉफी या ये ऐसे क्यूकम्बर वाटर, लेमन वाटर या ऐसी चीजें पी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीना। ओके ओके। तो लाइक कि जैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने देखा कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, तो इस पॉइंट तक आने के लिए लाइक जो एक होता है ना आपका, आपने कई काफ़ी सारे ट्रायल्स एंड एरर्स किए होंगे वेरियस अदर डाइट्स के साथ या वेरियस अदर फूड्स के साथ, अलग अलग तरीके आपने यूज़ किए होंगे अपने लाइक इस जर्नी पे। तो मैंने आपका हम्म, तो आपका लाइक जर्नी किस टाइप से रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक जब भी आपको लाइक लगा ये वेकिंग लाइक एक अवेकनिंग आता है ना हर जने के पॉइंट हम्म, में कि लाइक हम्म, मेरे को अब फिट होना है या लाइक अब मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है। मैं तो वैसे हमेशा से ही ओवरवेट रहा था, मतलब बचपन से नहीं, बट हाँ मतलब काफी पहले से। बट मैं ओवरवेट था, बट मैं काफी एक्टिव भी था। जैसे पहले स्कूल के टाइम में मेरा टिपिकल डे ऐसे होता था कि मैं सुबह सुबह फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाता था जल्दी उठ के, फिर स्कूल अटेंड करता था, फिर स्कूल से आते ही 15 मिनट्स में मैं आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह जाता था पढ़ने के लिए। फिर हम्म आके मैं दोबारा फुटबॉल खेलने जाता था, फिर आके थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह जो भी होता था। तो बेसिकली मैं सुबह 5 बजे निकल के रात को 10 बजे 11 बजे आता था, मतलब ऐसे शेड्यूल में ही आई फेल्ट द मोस्ट हैप्पी। तो मैं और मुझे फुटबॉल हमेशा से ही बहुत पसंद है, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी थिन, एजाइल, एंड्योरेंस, स्टैमिना होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। बट मैंने कभी भी ऐसे एक्टिवली सोचा नहीं था कि वेट कैसे कम करना है। मतलब उस टाइम पे तो बस यही पता था कि खाने पे कंट्रोल करना है, वर्ड बस वर्ड पता है, कंट्रोल। कोई साइंस नहीं पता थी, कोई कुछ नहीं, बस यही था कि खाने पे कंट्रोल करना होता है। बट मैं कुछ करता नहीं था ज़्यादा। बट कॉलेज में आने के बाद आई थिंक सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा सर्च किया, मुझे था कि भाई एब्स चाहिए, एब्स चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी अपना रिसर्च स्टार्ट की। तो मुझे बस ये पता चला कि बस एब्स लेने के लिए अपना फैट कम करना होता है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन फैट। तो मैंने फिर खाना छोड़ दिया और मैं रोज 5 किलोमीटर भागने लग गया। बट ये भी गलत था, क्योंकि फिर मुझे समझ आया कि स्टारवेशन बहुत गलत चीज़ है मेरी। एक टाइम पे जब मुझे समझ आया, तो तब मुझे समझ आया जब मैं एक बार क्लास में बैठा था और मेरी एक आई से विजन जाने लग गया था। तो ये हम्म। क्योंकि मुझे बिना खाए हुए अराउंड 4-5 डेज हो गए थे और मैं रोज भाग रहा था। और मैंने ये बाद में अभी थोड़े टाइम पहले रिसर्च किया, तो मे बी आई थिंक ये मैक्यूलर एडीमा की वजह से होता है, जो अल्ट्रा मैराथन रनर्स होते हैं जो वैसे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स भागते हैं, उनमें होता है। तो मोस्ट अच्छा अच्छा। प्रोबेबली आई थिंक ये उसकी वजह से हुआ था। तो हम्म उसमें फिर मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चली। फिर उसके बाद एक तो जब तुम स्टार्व करते हो तो बेसिकली क्या होता है, स्टार्वेशन से जो फैट लॉस होता है वो वेट लॉस होता है, वो सिर्फ फैट लॉस नहीं होता, वो मसल लॉस भी होता है। और मसल हम्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मसल इज द बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ लॉन्जेविटी ऑफ योर लाइफ। यस यस, वो तो तो है ही। हेल्थ के लिए मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसल लॉस बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म मेरा एकदम ड्रॉप हो गया था। तो उसकी हम्म। वजह से मैंने जब नॉर्मल दोबारा खाना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू तो कर नहीं सकता था कि खाना खाना छोड़ दिया था, सिर्फ कॉफी पी रहा था मैं। तो ओके। फिर मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था। फिर वो उसके लाइक बाद हम्म इट वाज लाइक अ रीबाउंड, मतलब एक होता है ना एक सडन, वो होता है ना आपने पहले एकदम अपने आप को काफी रिस्ट्रिक्ट किया एंड देन हम्म सडनली यू जस्ट वेंट बैक टू द ओल्ड हैबिट्स। और ये वही होता है जब मसल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, बेसिकली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत खत्म हो जाता है उसकी वजह से। तो यू होल्ड ऑन टू फैट मच मोर, थोड़ा सा खाना खाने पे। मेरा बॉडी टाइप भी ऐसा है कि आई होल्ड ऑन टू फैट मच मोर। फिर उसके बाद मैंने दोबारा और रिसर्च की, देन आई गॉट टू नो अबाउट मैक्रोज, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, 10% ऑफ कार्ब्स मस्ट बी देयर, प्रोटीन, फैट ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। बट उसमें फिर मैंने ये इम्प्लीमेंट किया कि मैं अब सिर्फ स्पेगेटी खाऊंगा, आई यूज मतलब मैंने तब ये देखा कि ऐसा खाना चूज करना चाहिए जो आपको खाने में पसंद है। तो मैंने सोचा मुझे स्पेगेटी पसंद है, तो मैंने सिर्फ स्पेगेटी खाना शुरू कर दिया कि स्पेगेटी विल बी माई कार्ब सोर्स, चिकन विल बी माई प्रोटीन सोर्स, फैट मेरा ऑलिव ऑयल होगा, बस यही खाता था मैं। फिर ये भी नहीं चला, क्योंकि थोड़े टाइम बाद इवन दो मैं पतला होता चला गया, बट माई एनर्जी लेवल स्टार्टेड टू गो डाउन। जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जब तुम हेल्दियर हो रहे हो, पतले हो रहे हो, तो योर एनर्जी लेवल शुड गो अप, यू शुड फील हेल्दियर, बट ये सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ खराब होने लग गया।
फिर दोबारा एग्जाम्स आ गए और रीबाउंड हो गया, क्योंकि कंटिन्यू तो मैं रख नहीं पाया सेम चीज़ हर समय खाते रहना, और साथ साथ में मेरे ये एनर्जी डिप्लीशन वगैरह भी हो रही थी। ओके ओके तो ओके। तब मुझे पता चला माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, कैसे होता है, और फिर मैंने बेसिकली और रिसर्च की इसके बारे में। हर बार एग्जाम्स आने की वजह से सब रह जाता था, फिर और रिसर्च करी, फिर मैं वापस आ गया, फिर आई गेस मैं अराउंड 100 kgs का हो गया था। फिर थर्ड ईयर जब मेरा आया था तब मैंने और रिसर्च की, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च की, जितनी चीज़ें मैं देख सकता था, जितनी अलग अलग चीज़ें, क्योंकि थर्ड ईयर इज़ रिलेटिवली ईजी इन आर लाइक MBBS हाँ हाँ, कोर्स। वो तो है वो तो है। तो उसमें बेसिकली ऑल आई डिड वाज गो ऑन ट्रैक्स एंड लर्न अबाउट फिटनेस, बस फिटनेस रिलेटेड दिन रात मैंने काफ़ी चीज़ें देखी उसमें। इतनी हम्म। चीज़ें देखी थी कि मतलब मुझे एंडिंग तक कॉन्फिडेंस आ गया था, मतलब मुझे 110% श्योर था मैं कि नेक्स्ट ईयर मतलब मैं सब कुछ चेंज कर लूँगा, मुझे सब मतलब कॉन्फिडेंट था मैं। फिर मैं वही अच्छा। 100 kg होके वापस आया था। देन ऑल्सो इस टाइम पे मुझे जॉर्डन पीटरसन के बारे में पता चला, विच इज़ नॉट लाइक फिटनेस रिलेटेड मैन, बट हाँ हाँ उसने माइंडसेट के बारे में काफ़ी कुछ मुझे उसके बारे उससे पता चला, और माइंडसेट इज़ रियली लाइक रिलेटेड टू फिटनेस। हाँ, मैंने देखा है उसके, लाइक लाइक आई डोंट फॉलो हिम मच, मतलब उसको ऑब्वियसली एकदम पूरे अच्छे से फॉलो नहीं किया है, बट मैंने देखे हैं कुछ कुछ पोस्ट देखे हैं, तो वो एक आइडिया है कि हाँ वो मोटिवेशन स्पीकिंग एंड काफी नॉट मतलब। जस्ट मोटिवेशन स्पीकिंग, मतलब वो ऐसे मोटिवेशन स्पीकिंग तो नहीं करता, आई थिंक ही जस्ट टॉक्स रियल स्टफ। ओके ओके ओके। तो ही हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, तो उसको मैं हमेशा मेंशन करता हूँ इस जर्नी में, क्योंकि काफ़ी बड़ा मतलब रोल रहा है उसका। तो हम्म। जो भी चीज़ें उससे सीखी वो लाइक इट डिड नॉट डायरेक्टली अप्लाई टू फिटनेस, बट बाकी सारी एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ में वो मतलब अप्लाई हुआ था। तो हम्म। उसकी वजह से लाइक आई स्टार्टेड टू पुट लाइक थिंग्स इनटू ऑर्डर, जितना भी मैं कर सकता था आसपास, उसकी वजह से वो मेरा फिटनेस में वो काफ़ी फर्क पड़ा उससे। हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू डू थिंक अबाउट थिंग्स, और बेसिकली यही है। एंड लाइक जैसे आप बात कर रहे थे अभी माइक्रोज के बारे में, तो उसमें आपको लाइक डिफरेंट क्या एक पता चला, लाइक माइक्रोज के बारे में तो आई थिंक काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन माइक्रोज में एनी स्पेसिफिक्स जो जिस पे आप फोकस करना चाहेंगे कोई? माइक्रोज में तो मतलब सबके अपना अपना यूज होता है, विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे अभी फर्स्ट और सेकंड में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कितना इंपॉर्टेंस होता है उनका, हाँ हाँ। एंजाइम्स वर्क करते हैं उनके साथ में, वो कितना काम करता है। हम्म। जैसे विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंस है, अभी जो स्टडीज वगैरह इतनी निकली है कोरोना वायरस से रिलेटेड, कि विटामिन जितने भी मोर्टेलिटीज, हाईएस्ट मोर्टेलिटी जिन जिन कंट्रीज में है, उन हम्म। वो सारी कंट्रीज विटामिन डी डेफिशिएंट थी। एंड मोस्टली जो जैसे कलर्ड लोग हैं, जैसे हम इंडियंस हैं, हम सबके विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि हाँ वो तो। हम ऐसे अडेप्ट हुए हैं कि हमारे अंदर मेलानिन जो पिगमेंट इसलिए आया क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। बट हम्म। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, मोस्ट ऑफ अस हम अंदर ही रहते हैं, ऑफिसेज, होम्स, हर जगह, तो इसलिए ज़्यादा विटामिन डी अब हमें मिलता नहीं है, जिसकी वजह से हम विटामिन डी डिफिशिएंट है। हम्म। और विटामिन डी की मोर्टालिटी रेट से भी काफ़ी, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं फ्लू सिम्टम्स के अलावा, इसमें अपना बोन कैल्शियम फॉस्फेट लेवल्स के लिए तो विटामिन डी इंपॉर्टेंट ही है, हर विटामिन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी उसके तो कितने, विटामिन B1 B2 B6 वगैरह जितने सारे हैं, सब वो नर्व कंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, एनर्जी लेवल, ब्रेन फंक्शन, मसल टोन, इन सब के लिए। और ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एकदम से एपरेंट नहीं होते हैं, इनकी हम्म। डिफिशियंसी एकदम से एपरेंट नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इनका स्टोर होता है हमारे अंदर। हाँ, फैट स्टोर, फैट के साथ लाइक फैट इसमें भी सॉल्युबल। थोड़ी इसमें भी थोड़ी थोड़ी स्टडीज हुई हैं, जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के कुछ अर्लीस्ट साइंस, जैसे स्कैल्प से स्वेटिंग होती है, इंसोम्निया होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, जैसे कोई फैटीग, ब्रेथलेसनेस, नमनेस होती है, और माउथ ओरल अल्सर्स हो जाते हैं अर्लीस्ट साइंस में। हम्म। बाकी सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जैसे स्टैन एफर्डिंग का मैंने बोला हुआ है पहले भी, उसने बोला कि अगर आपको हेल्दी खाना मतलब इफ़ यू लुकिंग फॉर हेल्दी फूड्स, आप हम्म। पोटेशियम को फॉलो करो, इट विल ऑटोमेटिकली गाइड यू टुवर्ड्स द हेल्दी फूड्स। पोटेशियम का तो मैंने भी उससे लाइक
वो स्टैनफोर्डिंग का काफ़ी उसका जो वर्टिकल डाइट भी है इनफैक्ट उसमें वो हम्म। काफ़ी फोकस करता है पोटाशियम पे। हाँ, तो काफी कि 3500 mg तो लेना ही है। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक वो हमारा हो भी नहीं पाता होगा 3500। हाँ, बाद में जब मैंने ये सब देखा फिर मैंने अपनी डाइट रिकैलकुलेट की कि मैं कितना कितना सब ले रहा हूँ, तो पोटाशियम कम ही हो जाता है। और हमें लगता है कि भाई बनाना में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, बट बनाना से बहुत ज़्यादा अपना पोटैटोज में पोटाशियम होता है। अब हम्म। और इसके भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड इम्बैलेंसेस के लिए, मसल कंट्रैक्शंस के लिए, नर्व सिग्नल्स के लिए पोटाशियम इंपॉर्टेंट। सोडियम इतना इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को जैसे अगर रोज मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मे बी उनकी डाइट में ज़्यादा सॉल्ट नहीं है। हम्म। वो तो तो काफ़ी मतलब इनफैक्ट लिफ्टिंग में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छा रहे बॉडी का। वो तो इसलिए हर आई थिंक। समय हर समय, क्योंकि जैसे हम ऐसे इसमें भी अगर कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह चेक करते हैं उनका। ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। उस हिसाब से ही ड्रिप्स वगैरह जो चढ़ती हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स कितना हम्म। इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोथ विटामिन्स एंड मिनरल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लाइक जैसे आपका लाइक अभी आप जैसे वर्कआउट्स अपने आप करते थे तो एक चीज़ और मैंने देखी थी कि आपने अभी रिसेंटली या इनफैक्ट काफ़ी टाइम से आप एक आपका एक मेजर वर्कआउट मैंने नोटिस किया है वो स्किपिंग बेस्ड काफ़ी होता है। लाइक आप काफ़ी स्किपिंग अलग अलग टाइप्स एंड लाइक होता है ना काफ़ी उसमें ट्रिक्स वगैरह करते हो। तो उसके लिए हम्म। आपको किस तरह से लाइक पैशन डेवलप हुआ? बेसिकली मैं तो वही करता हूँ जो मैं उस टाइम पे एंजॉय कर रहा होता हूँ, और इस टाइम पे मैं स्किपिंग एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। स्किपिंग में वैसे सेकेंड ईयर कॉलेज से करता आ रहा हूँ। जब मेरे दोस्त ने मुझे स्किपिंग रोप दी थी, उससे पहले मैं वही जो मैंने बताया कि मैं बस 5 किलोमीटर भागने जाता था, तब मुझे ये भी पता चला कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इज़ हार्ड ऑन योर नीज। तो थोड़े या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस बार बार भागे जा रहे हो, तो या तो जैसे देखा होगा जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं उनमें इंड्योरेंस ज़्यादा होती है, मसल मास बहुत कम होता है। हाँ हाँ वो तो है। बिकॉज उनकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट कर जाती है, और नीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उनका। तो मैंने स्किपिंग स्टार्ट कर दी थी, मेरे भी क्योंकि नी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, फिर मैंने स्किपिंग स्टार्ट कर दी। बट मैंने कभी उस पर ज़्यादा ये नहीं ध्यान दिया था कि उसकी टेक्निक क्या होती है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे सोचता भी नहीं हूँ जब कुछ ऐसे स्टार्ट कर, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया था। फिर अभी मैंने फिर थोड़ी टेक्निक्स वगैरह देखनी स्टार्ट की, कि जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, उससे ब्रेक लेने के लिए आप कोई दूसरी चीज़ कर लो। हम्म। वैसे ही मैं अभी इस एग्ज़ाम में आके मैंने जब मैं पढ़ रहा था, काफ़ी मतलब सैचुरेट हो जाता था, तो मैं वर्कआउट कर लेता था क्योंकि रिफ़्रेश हो जाता था। तो उस टाइम पे मैंने थोड़े एक नया मुझे यूट्यूब चैनल मिला, रश एथलेटिक्स करके। उसमें उसने सिखाया हुआ था कैसे बॉक्सर्स और मे वेदर एंड ऑल दीज पीपल जंप रोप। तो उससे हम्म। पहले मुझे बस इतना पता था कि जो अपने हाथ होते हैं वो पेल्विस के लेवल पे और थोड़े बाहर की साइड रहने चाहिए, एंड देयर शुड बी मिनिमल मोशन फ्रॉम द रिस्ट्स। और फिर इसने सब चेंज कर दिया, इसने दिखाया कि आपकी एल्बोज थोड़ी बैक होनी चाहिए जैसे मेवेदर करता है, और मोशन कम्स फ्रॉम द फोर आर्म्स, एंड हाँ ये ऑल्सो द क्योंकि हैंड्स स्टे क्लोज टू द बॉडी, ताकि स्किल्स और ट्रांजिशन जल्दी जल्दी स्मूथली हो पाए। हाँ ये मैंने नोटिस किया था काफ़ी क्योंकि लाइक जब भी उनको मैं ऑब्जर्व करता था लाइक बॉक्सर्स हो गए या प्रोफेशनल्स जो ट्रेन करते हैं उनका जो स्किपिंग स्टाइल होता है वो काफ़ी स्मूथ और एक होता है ना काफ़ी एफिशिएंट लगता है। लाइक उनको देख के लगता है कि जैसे एकदम रोप पास हो रही है तो एक फ्लूइडिक मोशन में जा रही है। हम लोग जब करते थे तो इट्स लाइक थोड़ा रफ होता है, ऐसा लगता है कि हम लोग एक एफर्ट डाल रहे हैं उसको करने के लिए कि हम लोग हाँ हाँ एक्चुअली लाइक वी आर ट्राइंग हार्ड टू डू इट। हाँ, कुछ कुछ लोग ऐसे 2 जंप्स करते हैं एक रोप स्किप करने के लिए बीच बीच में। हाँ हाँ हाँ। तो जिनको भी स्किपिंग में शौक है उसको ये इस बंदे की वीडियोस तो ज़रूर देखनी चाहिए। और स्किपिंग तो मेरे ख्याल से इंडिया में काफ़ी लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सही है यहाँ के लिए, कि जहाँ पे रनिंग के लिए उतनी जगह नहीं मिलती। और जैसे अभी तो फिर भी कोरोना की वजह से पोल्यूशन वगैरह कम हो गया, बट मैं पहले जब वापस आता था 1 मंथ के लिए यहाँ पे, तो मैं रनिंग करने जाता था तो इतना पोल्यूशन होता था कि सारे साइनसेस क्लॉग हो जाते थे मेरे एक बार रनिंग करने से बाद। तो तुम अच्छा। स्किपिंग घर पे भी कर सकते हो, छोटा सा एरिया चाहिए होता है, और इसके इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि मतलब लाइक इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ कार्डियो। वो तो डेफिनेटली इट्स लाइक आई थिंक मेरे को भी लाइक मैं भी जब बैडमिंटन के लिए पहले ट्रेन करता था लाइक अराउंड 9th 10th में
और उससे पहले भी तो प्राइमरी मेरा एक्सरसाइज फॉर कार्डियो एंड कंडीशनिंग के लिए रहता था स्किपिंग। लाइक कोच बोलता था कि लाइक तुम अब 1000-2000 स्किपिंग्स करो, उसके बाद शुरू करना ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही है। इवन नाउ भी अगर जैसे अब क्वारंटाइन अब जस्ट शुरू हुआ था, तब होता है ना एक बीच में कि मूवमेंट बना रहे, तो लाइक मैं कर रहा था बिफोर लाइक डूइंग सम बर्पीज एंड ये होता है ना होम वर्कआउट्स के टाइप में। एक होम हम्म। वर्कआउट्स भी आपसे बात करना था कि लाइक क्या क्या क्रिएटिव एक्सरसाइजेज एंड जो हम लोग लाइक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा किसी को ट्रांसफॉर्म करने में, स्पेशली इस टाइम पर जिसमें बहुत लोग वर्कआउट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो सबसे पहली चीज हमेशा डाइट देखनी चाहिए। हम्म। सबसे पहली चीज, अगर डाइट तुमने अपनी सही कर ली तो उस ट्रांसफॉर्मेशन तुम बस 10 मिनट रोज भाग, मतलब 10 मिनट वॉक करके भी कर सकते हो। बेसिकली हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन इट ऑल कम्स डाउन टू कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। तो अगर आप कम खा रहे हो 500 कैलोरीज से जितना भी, तो यू विल बर्न या यू विल लाइक रिड्यूस वेट। और अगर तुम ज्यादा एक्सेस में खा रहे हो दैन योर बॉडी इज बर्निंग, तो यू विल गेन वेट। हम्म। एक्सरसाइजेज में तो अब तो यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ मिल जाता है। तुम्हें कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, सब यूट्यूब पे मिल जाता है। मैं पहले सेकंड प्रो में सिर्फ हिट हिट रूटीन्स करता था। एक फिटनेस ब्लेंडर्स करके चैनल है, उनमें फॉलो ओके। अलोंग बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर कोई भी अपना न्यूट्रिशन इन चेक कर लिया और उसको एक्सरसाइजेज करनी है, तो बस यूट्यूब पे फॉलो अलोंग वर्कआउट्स लिख के कर सकता है। और फिटनेस ब्लेंडर्स काफ़ी हम्म। अच्छे हैं, उनके काफ़ी अलग अलग वर्कआउट्स होते हैं, किक बॉक्सिंग वर्कआउट्स, नॉर्मल हिट रूटीन, स्ट्रेंथ वर्कआउट्स। बट सबसे पहली प्राइमरी चीज तो डाइट पे ही आ जाती है। लाइक क्योंकि मेंटेनिंग ए अगर नाइस कैलोरी बैलेंस। क्योंकि अगर तुम खाना सही से नहीं खा रहे हो, बेकार की चीजें खा रहे हो, तो फिर वर्कआउट करने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेशली वेट पे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इफ यू ईटिंग मोर देन योर मेंटेनेंस कैलोरीज। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन पे लाइक रिसेंटली मैं आपका पेज जैसे फॉलो कर रहा था, तो उस पे मेरे को एक और चीज़ मैंने देखी कि आपके मॉम का ट्रांसफॉर्मेशन लाइक वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगा था मेरे को। एंड इनफैक्ट वो ऐसा एक चीज़ था ना कि देख हम लोग इतना सब नॉलेज गेन करते हैं, हम लोग इधर उधर हेल्प करने की सबको कोशिश करते हैं, बट हम लोग कई बार लाइक अपने ही घर में नहीं देखते कि हमारे घर पे भी सेम इश्यूज होते हैं, हमारे पेरेंट्स को, हमारे सिबलिंग्स में ये सब सेम प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आजकल काफ़ी कॉमन है। तो आपने लाइक वो एक स्टेप लिया कि घर पे खुद ही लाइक उनको इनकरेज करने के लिए एंड वो खुद मोटिवेट हुई ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो घर लाइक पे बस उसके लिए आपने मतलब किस तरह से वो वर्क किया आपने उनके साथ? घर पे वैसे लोग यहाँ पे तो रेजिस्टेंट भी होते हैं कुछ चेंज करने से। उनके काफ़ी प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि भाई घी इतना तो खाना चाहिए, ये सब तो करना चाहिए, ये हेल्दी होता है, वो हेल्दी होता है। हम्म। और वो तो काफ़ी है यहाँ पे। बट मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने मोम के ट्रांसफॉर्मेशन में। मतलब कोई भी किसी और को फोर्स नहीं कर सकता उनको चेंज करने के लिए। वो जब तक खुद से नहीं उनके अंदर से आता, तो कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता। उन्होंने भी खुद आके, मतलब मैं तो अपना ही कर रहा था, उन्होंने खुद आके बोला कि अब मुझे भी करना है। तो मैंने तो बस उनको मतलब इन्फॉर्मेशन दी और गाइड किया कि कैसे कैसे करना है। उन्होंने सब खुद से ही किया था। हम्म। हम्म। मैं कर रहा था और उन्होंने आके खुद से बोला था कि अब से मैं भी करूँगी। तो उसी टाइम से स्टार्ट, आई थिंक मई में स्टार्ट हुआ था ये। तब वो 75 kgs की थी और अब 10 किलो से ज़्यादा कम हो चुका है। और मतलब काफ़ी सब कुछ बढ़िया हो गया है। हाँ, अभी रिसेंटली लाइक मैंने देखा था आपने उनका रिपोर्ट एक शेयर किया था एंड लाइक अभी एक लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो उनका एक होता है ना, सेकेंड हम्म। पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हाँ अभी हाँ। हुआ था कंप्लीट। तो वो अरे उनको काफी पहले ड्रास्टिक इतनी इम्प्रूव। प्रॉब्लम्स थी उनको पहले। अब मतलब सब चला गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। मतलब इतनी प्रॉब्लम उनको, हैवीनेस लगती रहती थी, वीकनेस थी, एनर्जी लेवल्स लो रहते थे, पिगमेंटेशन। इन डायबिटिक है तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पिगमेंटेशन भी हो रखी थी इधर उधर, उनको चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा। फिर GERD भी था उनका। भाई HbA1c जो कि मार्कर ऑफ कंट्रोल ऑफ शुगर होता है डायबिटीज़ में, इट वाज अराउंड सिक्स हाँ। पॉइंट सेवन टू सेवन ओके ओके। इट शुड बी अराउंड 5.5 से कम 5.5। नॉर्मल में। हाँ। तो उनको यही लग रहा था कि भाई ये बुढ़ापा आ गया है, और ऐसे ऐसे लग रहा था उन्हें। तो स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि डाइट सबसे पहले एडजस्ट हुई थी। और उनको उनको यही अच्छा लगा था डाइट में, कि उन्होंने यही बोला था मुझे कि तेरी डाइट में ये सही है कि कुछ भी बंद नहीं हुआ है। मतलब देयर इज हाँ। नथिंग ऑफ टेबल, कि मतलब ये तो खाना ही नहीं है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन अगर सबको मिलेगी तो सबको जितना मुश्किल लगता है उतना लगेगा नहीं।
तो उनके में लाइक एज अ डायबिटिक एंड लाइक उनको एज अ डायबिटिक आपको क्या लाइक ट्रेनिंग में क्या क्या चेंजेस थोड़े करने पड़े थे, या हाउ वाज द रिएक्शन टू द एक्सरसाइज एंड स्टिमुलस उनका किस तरह से था वो डाइट एंड एक्सरसाइज को लेकर? मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज तो हर बंदे की सेम होती है, चाहे मेल्स हो फीमेल हो, मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज सेम है, क्योंकि बेसिक हम्म, फिजियोलॉजी सेम होती है ह्यूमंस की। हाँ हाँ। इसमें बस थोड़ी बहुत चीज, बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें अलग थी, जैसे जो मुझे भी अभी पता चली, जैसे कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का क्या फर्क पड़ता है डायबिटीज में। मुझे पता चला कि उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स राइज हो जाते हैं, जबकि डायबिटीज में ऐसे होता है कि तुम अगर वर्कआउट करो तो हाइपोग्लाइसीमिया होना चाहिए, मतलब कि ब्लड शुगर लेवल कम होने चाहिए। तो हम्म। उस पर फिर मैंने रिसर्च की थी कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, और ऐसे ऐसे नई नई चीजें पता चली थी। बट मेनली उसमें यही है, मतलब सब कुछ सेम ही होता है। तुम बेसिकली यू ईट इन अ डेफिसिट एंड देन यू बर्न ऑफ सम कैलोरीज एंड यू सेलेक्ट फूड्स। लाइक डायबिटीज में ऐसे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करके रखने होते हैं, तो यू लाइक क्या बोलेंगे मैं, उस लाइक स्ट्रेटेजिकली उस हिसाब से आप अपना मील्स को प्लान करते हो कि वर्कआउट से आपको इतने घंटे पहले इतना खाना है ताकि वर्कआउट में आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत लो ना हो जाए। उस हिसाब हम्म। से एक दो चीजें ही होती हैं, बाकी सब कुछ काफी सेम ही रहता है। बट अकॉर्डिंग टू वट एवर लाइक द डिजीजेस, थोड़ी थोड़ी चेंजेस तो आते ही हैं। मैंने भी लाइक अभी रिसेंटली थोड़ा सा इस पे लाइक रिसर्च टाइप का किया था। बेसिकली मैंने क्या पॉडकास्ट एक थोड़े सुने थे एंड थोड़ा बहुत रीड अप किए थे कुछ आर्टिकल्स। तो उसमें हम्म लाइक डायबिटिक्स में मेरे को एक और चीज़ पता चली, लाइक ये मेरे को रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड थोड़ा बहुत एरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में पता चला। तो हम्म उसमें ऐसा मैंने देखा कि जो अपने जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी होती है ना अपना, उसमें तीनों में हम्म तीनों चीज़ें हम्म मतलब एक दिखते हैं कंडीशंस, लाइक इवन इन सीवियर डायबिटीज़ अगर हो जाए हम्म तो उसमें लाइक स्पेशली न्यूरोपैथीज में एक आरपी बेस्ड ट्रेनिंग था। लाइक आरपी हम्म, जैसे होता है ना अपना रेट ऑफ हाँ परसीव्ड हाँ हाँ। एक्सर्शन। हम्म तो उसमें लाइक उन्होंने बताया था कि उसमें अगर सपोज एक किसी को न्यूरोपैथी है तो उनको ऑब्वियसली थोड़े टिंगलिंग सेंसेशंस, उठने में थोड़ा डिजीनेस, लाइक उनका एक बेसिक फंक्शन में उन्हें दिक्कत हो सकती है, जो कहते हैं हम्म बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स एंड ऑल। तो हम्म उसमें उन्होंने बताया कि लाइक कई बार क्या होता है जब वो ट्रेनिंग के लिए आएगा अगर आपके पास, तो हम्म जनरली क्या बोलेंगे कि अरे तुम ट्रेन मत करो इस तरह से, तुम मत हम्म उठाओ सब, बिल्कुल क्यों दिक्कत देनी है। तो हम्म इनफैक्ट वो अप्रोच लेने की बजाय एक यूनिक अप्रोच ये बताई कि आप उनका लाइक कांस्टेंट, एक तो आपको इंटरेक्शन रखना पड़ेगा उनके साथ ट्रेनिंग के टाइम पे। एंड हम्म ये एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सपोज एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो वो अगर 50 किलो से स्क्वाट कर रहा था, तो हम्म 50 किलो से स्क्वाट करते में उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम्म उसके लिए वो हो सकता है वो एग्जर्शन सिर्फ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अबाउट 5 या 4 ही हो। हम्म लेकिन वो सेम पर्सन विद सेम सिमिलर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ अगर उसको न्यूरोपैथी है तो उसके लिए वो अराउंड 7-8 तक भी जा सकता है। तो वो आपको हम्म बोल सकता है आके कि मेरे को इतना फटीग हो गया, मैं इतनी मेरे को ये दिक्कत आ रही थी। तो अगर आपको हम्म उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में, तो आपको लगेगा कि अरे तुम मतलब तुम्हारा हो सकता है एक स्ट्रेंथ लेवल इतना ना हो, या तुमको हम्म ज़्यादा लग रहा हो। तो वो हम्म एक काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि एक एज अ डॉक्टर अगर हमें इसका नॉलेज हो कि एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में एक आरपी के बारे में भी नॉलेज हो, तो हम काफ़ी हम्म अच्छे से गेज कर सकते हैं ट्रेनिंग एंड कर और ये सकते तो हैं। जैसे ये फिर भी जैसे एडवांस केसेस ऑफ डायबिटीज में होगा, जिसको ऑलरेडी हम्म, न्यूरोपैथी वगैरह, लाइक इट हाँ। हैज प्रोग्रेस टू दैट लेवल। बाकी जो लोग जैसे पहले और ऐसी भी स्टडीज हुई हैं कि लिस्ट लाइक लो इंटेंसिटी कार्डियो और हाई इंटेंसिटी कार्डियो को कंपेयर किया गया है। तो इवन दो हाई इंटेंसिटी कार्डियो जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह में भी, जिसमें हम्म, सडन बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उसमें हाँ जैसे हाँ। ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से राइज कर जाते हैं, उस हिसाब से आपको डाइट भी एडजस्ट करनी पड़ती है। बट ये भी स्टडीज हुई है कि जो हाई इंटेंसिटी कार्डियो के जो इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी पे, वो बेटर होते हैं लो इंटेंसिटी कार्डियो से। ओके ओके। तो इसमें भी अलग अलग स्टडीज हो रखी है इससे। वही डिपेंड्स कि क्योंकि तुम डायबिटीज किस लेवल तक प्रोग्रेस कर चुका है। लाइक मतलब इससे तो मेरे को एक ये पता चला कि इवन इन सच मतलब लाइक इतना जिसमें प्रोग्रेस हो चुका है, इतना कंट्रोल में नहीं है, उस केस में भी अगर हम ट्रेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए जो डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव भी है, हाइपरटेंसिव के लिए भी ये बोला था कि
जनरली क्या होता है वेट लिफ्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेरी राइज इन ब्लड प्रेशर होता ही है, क्योंकि वो इंटेंसिटी काफ़ी होता है उसमें। तो वो उन्होंने बताया कि इवन इन नेफ्रोपैथी जो अपने किडनीज के लिए वो हार्मफुल होता ही नहीं एक्चुअली, जो सब लोग सोचते हैं ना कि अरे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तुम्हारी किडनीज को हार्म होगा, हम्म। तो वो इतना देखने को नहीं मिला। एंड इनफैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज एंड एनारोबिक एक्सरसाइजेज का अबाउट अगर 180 मिनट्स भी कोई थ्रू आउट द वीक कर रहा है, तो हम्म। उसमें भी कि जो लाइक जो मार्कर्स हैं वो सब काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, जो एडीए के मुझ हिसाब से। हम्म, मुझे तो यही लगता है कि काफ़ी सारी डिजीजेस जो हैं वो सिर्फ हार्ड वर्क के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ऐसे मैंने भी काफ़ी देखे कि न्यूट्रिटेरियन डाइट करके भी मैंने कुछ टेड टॉक्स देखी थी, जिन्होंने मतलब जो अनरिकवरेबल पोजीशन से लोगों को वापस ले आए थे, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई थी, मतलब जिसके बाद मतलब कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मेडिकेशन भी उन्होंने कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया था सिर्फ डाइट चेंज से। मतलब पूरा डिजीज कम्प्लीटली रिवर्स क्योर कर दिया था, मतलब जो मेडिकेशन से क्योर भी नहीं हो रहा था। तो मैं आजकल तो अब तो थोड़ा इसी में ही मेरा इंटरेस्ट आ गया कि अगर मैं किसी तरह ये सब ज़्यादा सीख सकूँ कि डाइट के थ्रू डिजीजेस प्रिवेंट और ट्रीट भी मैं भी कर सके अगर हार्ड वर्क के थ्रू, तो काफ़ी सही चीज़ है ये। मतलब इसके बारे में और वो होना चाहिए, मतलब लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके ऊपर ना मैंने एक रिसेंटली देखा था, आप एक पेज देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी और वो यूट्यूब पर भी है। आई थिंक एक बायो लेन करके बंदा है। बायोलेन। हाँ मतलब लेन नॉर्टन उसका नाम है। वो अच्छा। ही इज लाइक लाइक बहुत सही लगा मेरे को, दैट गाय इज जस्ट एपिक। लाइक इनफैक्ट एनीवन लिसनिंग टू दिस, they should definitely check that guy. And he is a master of like nutrition and training, especially nutrition को उसने इतना अच्छे से scientifically explain की ये चीज़ें। he just gives knowledge bombs, like ऐसे डालता रहता है वो बस। नॉलेज बॉम्ब्स। अच्छा, मैं पक्का देखूंगा। उसने लाइक जो रोगन के साथ पॉडकास्ट भी किया था एक। बायोलेन। हाँ बायोलेन, हाँ, और एक और ठीक। बंदा है डॉम डी ऑगस्टिनो। डॉम डी ऑगस्टिन, ठीक है, इन दोनों बायोलेन और को, डॉम ऑगस्टिन। हाँ, इसके साथ ये पॉडकास्ट है जो रोगन का, एपिसोड नंबर 1176। अच्छा। ठीक वो है। इट्स लाइक अ समरी अबाउट व्हाट दे डू। ओके ओके, पक्का देखूंगा ये तो मैं। एंड लाइक जैसे ये तो हमने बात की ओवरऑल लाइक अभी तक न्यूट्रिशन एंड लाइक ट्रेनिंग रिलेटेड, एंड कैसे डायबिटिक्स में ट्रेनिंग हेल्प कर सकता है काफ़ी, एंड कैसे उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। सिर्फ तो लाइक डायबिटीज नहीं, हर डिजीज में हाँ ही कुछ किसी ना भी कुछ डिसीज के लिए। ट्रेनिंग रहती थी। तो लाइक एंड एक और चीज़ जानना था कि लाइक आपका अभी जैसे गोल्स हैं आगे के, लाइक फिटनेस रिलेटेड, आपने एक रिसेंटली मैंने देखा था कि आपने एक आई थिंक डेविड गॉगिंस से इंस्पायर होके आपने एक वो डाला था ना आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लाइक अबाउट हाँ हाँ हाँ। 40 अराउंड। उसका उसका रेस्टिंग हार्ट रेट उसने बताया हुआ है कि उसका एक टाइम पे 32-33 था। ये सेम मैंने बोरिस बेकर का भी सुना था, लाइक जब वो एक्टिव था टेनिस में, देन ही यूज्ड टू हैव रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ अबाउट 35 तक रहता था उसका। क्रेजी लोग हैं सब। तो लाइक आपके भी हैं वैसे गोल्स सिमिलर? गोल्स तो भाई बहुत, ऐसे मतलब बहुत सारे गोल्स है अभी, मतलब कुछ जो दिमाग में आता है वो गोल बन जाता है। बाकी करेंटली तो अभी तो अपना इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, इंटर्नशिप होगी, वही गोल तो नहीं है। वो फिटनेस रिलेटेड भी ऐसे मेरा गोल नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा लीन भी नहीं होना, इम्यूनिटी मेंटेन करके रखनी है। और अगर तुम ज़्यादा फैट लूज कर लेते तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अभी तो मैं बस यही फोकस कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप स्टार्ट हो और वो सब रिलेटेड। एंड बेसिकली अभी बस गोल यही है कि जस्ट हैव फन, और जो भी मैं जितना सीख सकता हूँ उतना सीखना है, क्योंकि अभी यही टाइम है सीखने का, अलग अलग चीज़ें, एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना। अभी कुछ पर्टिकुलर गोल जैसे जैसे चलते रहते, जैसे स्किपिंग में मेरा अभी गोल हो गया था ये सब करना, जैसे अब ये रेस्टिंग हार्ट रेट वाला दिमाग में आ गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। No set particular goal right now in terms of fitness. Basically, I need to just maintain whatever I am at right now. ओके ओके, लाइक मतलब आपका लाइक जैसे वर्क के साथ एक बैलेंस मेंटेन करना एंड साथ में ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना। Like just try new things, learn new things, help
पीपल जितना मैं अपने उससे कर सकता हूँ और जितना कुछ हम्म, सीख सकता हूँ साथ साथ में, दैट इज द काफी गोल. मेन गोल इज जस्ट हैव फन एंड लर्न एज मच एज आई कैन. मेन गोल यही है अभी के लिए तो एटलीस्ट. एंड लाइक जैसे आपका भी इंटर्नशिप शुरू होगा तो वो भी एक नया चैलेंज होगा, हाँ वो भी पता नहीं क्योंकि क्या आई होगा. थिंक टू बी बहुत, क्योंकि अभी जो सुन रहा हूँ मैं लाइक सब सीनियर्स का जो भी कर चुके हैं खत्म, और सभी बता रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ तो बचती ही नहीं, कोई 365 डेज है वो कंप्लीट भी करने हैं। एंड उसके उसके लिए भी साथ एक्साइटेड हूँ मैं. हाँ वो तो एक अलग ही, आई थिंक इट्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन अपने में ही एक वो है आफ्टर 1 ईयर। बट मैं 100% वर्कआउट तो मिस नहीं करूंगा उसमें, किसी तरह मैं उसको घुसा ही दूंगा. ये गोल तो है ही, ये तो करूंगा ही किसी तरह. बाकी हेक्टिक तो होगा ही, मुश्किल होगा ही, देखते हैं वो तो क्या होगा, अभी कुछ बोल थोड़ी सकते हैं उसका. वही है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे जब बात करूंगा तो एक नेक्स्ट अब उस पे ही करना है पूरा, एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आपका। इंटर्नशिप एडिशन. हाँ, इंटर्नशिप एडिशन विद डॉक्टर बासु भारद्वाज। डॉक्टर बाउची का फिटनेस. या दैट्स बेटर। नहीं नहीं नहीं, वही डॉक्टर वासु भारद्वाज, वो सब मजाक है. ओके ओके फिर। चलो दोबारा करेंगे इंटर्नशिप के टाइम. हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। चलो सही है. टेक केयर. ओके, सी या, सी यू. बाय बाय. बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम @बाउचिका-फिटनेस. लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. आपको काफ़ी क्वालिटी एंड अमेजिंग कंटेंट मिलेगा इनके पेज पर, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो.